पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023, पुस्तकालय महोत्सव 2023 ये दिल्ली के कहाँ होने वाला है? प्रगति मैदान में। ये दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाने वाला है। ये 5 अगस्त से 2 दिन का रहेगा, 2 दिन चलेगा। इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आयोजित करवा रहा है और इस बात का जो अनाउंसमेंट है, जो घोषणा है, वो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा की गई है। और इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी। उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। ये फेस्टिवल होगा बुक्स का, इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और अनाउंसमेंट किया है केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। तो बुक्स के लिए हर साल पहले, कोविड से पहले लगभग हर साल प्रगति मैदान में बुक फेयर चलता था, यानी पुस्तक मेला। अभी ये 2 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है बस। 2 दिन के लिए पुस्तकालय महोत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? दिल्ली के प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, डीजी राकेश पाल। डीजी का मतलब है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, देखिए, तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड। जो तटरक्षक बल होता है ये नौसेना को मदद करने के लिए होता है। इसको मदद करने के लिए नौसेना मदद किस तरह की? समुद्री सीमा की रक्षा की। तो तटरक्षक बल है जो क्या काम करता है? नौसेना की एक तरह से मदद करता है, या यूं कहूं कि समुद्री तट की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। तो डीजी राकेश पाल हैं, उनको हाल ही में इसका 25वां महानिदेशक बनाया गया है। और ये कोस्ट गार्ड में पहले गनर भी हैं। पहले गनर, कोस्ट गार्ड के पहले गनर कौन हैं? डीजी राकेश पाल। और इन्हें भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक बनाया गया है। तस्वीर इनकी आपके सामने है। अब देखिए, तटरक्षक बल के बारे में हम समझ लें। जो तटरक्षक बल है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1970 को की गई थी। यानी 1 फरवरी क्या है? इसका स्थापना दिवस है। क्या होता है 1 फरवरी? इसका स्थापना दिवस। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो नई दिल्ली में स्थित है। और नई दिल्ली में कहां पर स्थित है? इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट के पास। इसके जो पहले महानिदेशक रहे थे वो रहे थे वाइस एडमिरल। पहले नेवी से ही जो अधिकारी होते थे उन्हें कोस्ट गार्ड का या भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक बनाया जाता था। तो एडमिरल पोस्ट है जो नेवी में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और उससे नीचे जो होते हैं वो वाइस एडमिरल होते हैं। तो वाइस एडमिरल वीए कामत थे, जिन्हें ईवीएसएम तक मिला हुआ था। ये क्या होता है? तक होता है इसका जो
आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षाम। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। जैसे अहम, अवाम, वयम। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो वयम रक्षाम मतलब हम सब रक्षा करते हैं। ये इसका आदर्श वाक्य है भारतीय तटरक्षक बल का, जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। की हेल्प करने के लिए, नेवी की हेल्प करने के लिए, जिससे जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा का जो काम है वो भारतीय तटरक्षक बल को दे दिया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, इंडिया गेट के पास है। इसके जो पहले महानिदेशक थे वो वाइस एडमिरल वी के कामत थे। अभी हाल ही में इसका जो 25वां महानिदेशक बनाया गया है वो डीजी राकेश पाल को बनाया गया है, जो कि कोस्ट गार्ड के पहले गनर भी रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं डिफेंस के मामले में। तो डिफेंस में एक तो मिलिट्री है और दूसरा है पैरामिलिट्री। मिलिट्री में 3 पार्ट हैं मिलिट्री के: सेना, नौसेना और वायुसेना, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, जो नौसेना सेना दिवस जो होता है, यानी आर्मी डे, वो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी 1949 को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि बाद में फील्ड मार्शल भी बन गए थे, उनका नाम था एम करियप्पा। उन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे, फ्रांसिस बुचर नाम था उनका, फ्रांसिस बुचर, उनसे चार्ज ले लिया था। मतलब फ्रांसिस बुचर से कार्यभार किन्होंने ले लिया था? भारतीय अधिकारी एम करियप्पा द्वारा। मतलब आर्मी का कंट्रोल भारत के पास आ गया था। ये घटना आजादी के बाद की है, 15 जनवरी 1949 की। इसलिए उस दिन सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। नौसेना दिवस की अगर हम बात करें, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है कि जब 1971 का युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसमें बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था, भारत ने कराची नौसेना अड्डे पर आक्रमण किया था और उसे काफी हद तक बर्बाद कर दिया था। उसी की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसी तरह वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है, और ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाने का इसका कारण है, इसी दिन 1932 में भारत में वायुसेना की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय में। 20 से 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीनों सेनाओं के जो दिवस हैं, मतलब सेना दिवस वो मनाया जाएगा 15 जनवरी को, नौसेना दिवस मनाया जाएगा 4 जनवरी को, 4 दिसंबर को, और वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यहां तक किसी का कोई डाउट है? ये देखिए, नेक्स्ट समझते हैं। राजस्थान में एक विधेयक जारी किया गया है, इसे न्यूनतम गारंटी आय, क्या बोलते हैं? गारंटी आय विधेयक 2023। ये देखिए, आय की बात करता है, ना कि रोजगार की। इसकी बात करता है, आय की बात करता है, ना कि रोजगार की। इसकी बात कर रहा है आय की, रोजगार की नहीं। और रोजगार के लिए विशेष रूप से कौन सा कार्यक्रम है? मनरेगा। मनरेगा कार्यक्रम है जो है। अब बाकी लोगों को भी स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रही है?
ये गारंटी आय विधेयक है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत जी। जिनका ये छायाचित्र है, जिनकी तस्वीर है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, सभी परिवारों को, यानी इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई परिवार है परिवार, इसकी इकाई है, परिवार इसकी इकाई है। उसको सालाना 125 दिन यानी 365 दिन होते हैं, उनमें से 125 दिन का गारंटेड रोजगार दिया जाएगा। ये योजना मनरेगा की तरह 100 दिन के रोजगार पर आयोजित ना होकर के 125 दिन वार्षिक, मतलब 365 दिनों में से 125 दिन उन्हें रोजगार दिया जाएगा। प्लस तो बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, एकल महिला हैं, उनको 1,000 रुपए, कम से कम 1,000, इससे अधिक हो सकती है, कम से कम 1,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। चुनावी साल है, नवंबर में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या है, चुनावी वर्ष है 2023, यहां पर राजस्थान में वहां पर न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया गया है अभी, वहां की विधानसभा द्वारा। वहां के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। इसके अनुसार दो तरह के प्रावधान प्रमुख रूप से किए गए हैं। पहला, सालाना 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, इसे प्रति व्यक्ति नहीं दिया जाएगा, प्रति परिवार दिया जाएगा, प्रति परिवार दिया जाएगा, यानी इकाई क्या है उसकी, परिवार है। इसके अलावा न्यूनतम 1,000 रुपये मंथली मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। किनको प्रदान की जाएगी, बुजुर्गों को प्रदान की जाएगी, विकलांगों को प्रदान की जाएगी। उनको अभी जो वर्तमान में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो दिव्यांग है, तो विकलांग वर्ड गलत है और दिव्यांग वर्ड सही है। तो बुजुर्गों को प्रदान की जाएगी, दिव्यांगजनों को प्रदान की जाएगी, विधवा महिला और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक सीएम राइज स्कूल लाई गया है, सीएम राइज स्कूल। सीएम राइज स्कूल कौन सी सरकार लेकर आई है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार है जो मध्य प्रदेश में लगभग 9,000 ऐसे स्कूल स्थापित करेगी, ये उनकी योजना है, जिससे वहां पर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो सके। क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की समस्या लगभग सभी राज्यों में है, और उसी का प्रयास कर करके नए नए नाम दिए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश में सीएम राइज नाम से स्कूल खोले जा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। वहां के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये उनका छायाचित्र है, फोटोग्राफ है। सीएम राइज स्कूल जो योजना है वो कौन सी सरकार लेकर आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, जिनका लक्ष्य है 9,000 सीएम राइज स्कूल स्थापित करना, जिससे मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। अब देखिए विश्व खाद्यान्न बाजार के बारे में हम समझते हैं। तो विश्व खाद्यान्न बाजार मतलब पूरे विश्व में खाने पीने की चीजों का जो बाजार है उसमें आयात और निर्यात का काम होता है। उस आयात निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2022 में कितनी रही है वो हमें देखना है। आयात निर्यात होता है, उसमें भारत की हिस्सेदारी 2022 में कितनी रही है। देखिए निर्यात मूल्यों के आधार पर, यानी सभी देशों द्वारा जो निर्यात किया गया है खाने पीने की चीजें, उसके आधार पर भारत ने पूरे विश्व में 7.79% यानी 7.79% सामान, मूल्य का सामान निर्यात किया गया है। और भारत की ये हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि 2010 में ये हिस्सेदारी 3.38% यानी 3.38% थी, तो अब बढ़कर हो गई है
7.79% 2022 में। अभी जो लगातार वृद्धि हो रही है कि भारत का माल है जो विदेशों में निर्यात हो रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे कृषि में सुधार। अभी जैसे हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बासमती राइस के अलावा जो व्हाइट राइस है उनका निर्यात है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके अलावा जैसे एमएसपी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, उसको लगातार बढ़ाते जाना, और कृषि के जो उत्पाद हैं उनके निर्यात में सुधार करना। इन सब नीतियों के परिणाम स्वरूप यह है कि भारत का जो विश्व के खाद्यान्न बाजार है उसमें निर्यात मूल्यों के आधार पर परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि पिछले साल के लिए 7.79% है। अब जो देश भारत के माल के प्रमुख आयातक हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो आयातक भारत के सामान का है वो अमेरिका है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है जो भारत से ज्यादा माल आयात करता है। यूं कहूं कि भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा खाद्यान्न पदार्थ निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है, चौथे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई, और चौथे नंबर पर वियतनाम है। पांचवें नंबर पर वियतनाम है, चौथे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात। ये वियतनाम यहां गलत आ गया है, ये वियतनाम सॉरी अमीरात यहां होना चाहिए था, संयुक्त अरब अमीरात, ये इनका सीक्वेंस है। अगर हम विश्व खाद्यान्न बाजार में देखें तो भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है निर्यात मूल्यों के आधार पर, मतलब निर्यात करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसके आधार पर, और उस आधार पर हमारा परसेंटेज जो 2010 में 3.38% था पूरे विश्व में, अब वो बढ़कर हो गया है 7.79%। जो प्रमुख आयातक देश हैं खाद्यान्नों के भारत से, उनमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है, चौथे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, और पांचवें नंबर पर है वियतनाम। अब देखिए ये नाम काफी चर्चा में चला आ रहा है, एडमिरल लिसा फ्रेंच टी। एडमिरल लिसा फ्रेंच टी। देखिए एडमिरल किस में होता है, अभी थोड़ी पहले मैंने डिस्कस किया है, एडमिरल का पद होता है नौसेना में। नौसेना में इसे नेवी बोला जाता है, और नेवी में भारत में जितने भी जहाज होते हैं उनका नाम आईएनएस से शुरू होता है, आईएनएस इंडियन नेवल शिप। तो देखिए लिसा फ्रेंच टी है जो क्या बनी है, एडमिरल है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का नाम क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन। इन्होंने अभी इनको नौसेना प्रमुख बनाया है, बनाया है नौसेना प्रमुख, और उसी के साथ ही ये संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ पद पर भी पहुंच गई हैं। अब ये संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ क्या होता है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसे बोला जाता है संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ। इस पद पर पहुंचने वाली ये अमेरिका की पहली महिला है। इस पद पर पहुंचने वाली क्या है, ये अमेरिका की पहली महिला है, और हाल ही में क्या बनी है, ये अमेरिका की नौसेना प्रमुख बनी है। क्या नाम है इनका, एडमिरल लिसा फ्रेंच टी। कुछ इसी तरह का जो पद हम देखें, भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख, उसे भारत में सीडीएस कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नाम दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए भारत के जो सबसे पहले सीडीएस बनाए गए थे वो थे श्रीमान बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत। जिनकी ये तस्वीर है, उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद जो हमारे सेकंड सीडीएस बनाए गए हैं, सेकंड जो सीडीएस बनाए गए हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान। देखिए जिस तरह से अमेरिका में है तीनों सेनाओं के प्रमुख का, ठीक इसी तरह से तीनों सेनाओं के प्रमुख का पद भारत में उसे सीडीएस बोला जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, और सेकंड जो करंट में है, सेकंड सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान। के कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, 1999 में हुआ था, और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ वहां के जनरल थे। उनकी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था कि कारगिल युद्ध हुआ 1999 में और पाकिस्तान को भारी हार का सामना करना पड़ा। उस कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी और 1999 में समिति गठित की गई। उस समिति ने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये कहा हमारे देश में एक ऐसा पद होना चाहिए जो तीनों सेनाओं को कंट्रोल कर सके, क्योंकि युद्ध की स्थिति में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, नेवी और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, या आर्मी और एयरफोर्स के बीच में तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। तालमेल के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे युद्ध की स्थिति में तालमेल बना रहे, कौन सी सेना किस तरफ से आक्रमण करेगी, वो सारी चीजें हो सके। 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों का एक समूह बना, उसने भी यही सुझाव दिया कि इनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए एक होना चाहिए। बाद में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था और इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया था 1 जनवरी 2020 को। ये 4 सितारा पद होता है। जब आप आर्मी में बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे, नेवी में एडमिरल की बात करेंगे, ये 3 सितारा पद होते हैं, 3 स्टार। लेकिन सबसे ऊपर पद है वो कौन सा पद है? सीडीएस का। और सीडीएस का पद 4 सितारा पद है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सीडीएस का पद कैसा है? 4 सितारा यानी 4 स्टार, 4 स्टार पोस्ट है ये। तो ये किसका परिणाम है? कारगिल युद्ध के बाद में जो समीक्षा समिति थी उसने सुझाव दिया, मंत्रियों के ग्रुप ने सुझाव दिया और बाद में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस बना दिया गया 31 दिसंबर 2019 को, और उन्होंने इस पद को ग्रहण किया था 1 जनवरी 2020 को। देखिए, जो पहले जनरल हैं बिपिन रावत सीडीएस, इनकी तमिलनाडु में कुन्नूर के पहाड़ियों के पास MI-V-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। याद रखिएगा, MI-17 में 8 दिसंबर 2021 को इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद में ये पद खाली चलता रहा और बाद में इस पद पर श्री अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, इनको ये पद दिया गया और इन्हें दूसरा सीडीएस बनाया गया। अभी हम देश में अगर स्थिति की बात करें तो सबसे ऊंचा पद किसका है? सीडीएस का। सीडीएस है और कितने स्टार हैं? 4 स्टार पद है ये। देखिए, 4 स्टार है। चार सितारा पद है और उस पर फिलहाल विराजमान है जनरल अनिल चौहान। इनके अंडर में तीनों सेनाओं के प्रमुख कार्यरत हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख हम देख लेते हैं। आर्मी, आर्मी के जो प्रमुख हैं वो है जनरल मनोज पांडे। आर्मी के प्रमुख कौन है इस समय? जनरल मनोज पांडे। नेवी यानी नौसेना, नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इसी तरह वायुसेना यानी एयरफोर्स, इसके प्रमुख हैं एयर मार्शल
विवेक राम चौधरी। क्लियर है? देश में सर्वोच्च पद सेना में सीडीएस का है, जिसमें जनरल अनिल चौहान है। उनके नीचे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। आर्मी में जनरल मनोज पांडे, नेवी में एडमिरल आर हरि कुमार और एयरफोर्स में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। आगे देखते हैं, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य नहीं है। ये कहां पर है? गोवा राज्य में स्थित है और उत्तरी गोवा जिला। इसका जो एरिया है लगभग 208 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। हाल ही में बंबई हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को डायरेक्शंस दिए हैं, निर्देश दिया है, इसे बाघ रिजर्व में अधिसूचित करें। मतलब इसे वन्य जीव अभ्यारण्य से घोषित कर दें बाघ रिजर्व, ताकि बाघों को संरक्षण मिल सके। इसके द्वारा दिया गया है आदेश। बंबई हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं किसे? गोवा गवर्नमेंट को। महादेई वन्य अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसे बाघ रिजर्व घोषित कर दिया जाए। इसे जो वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था वो 1999 में किया गया था। अब अगर गोवा सरकार इसे बाघ रिजर्व में घोषित कर देती है तो ये बाघ रिजर्व बन जाएगा। तो महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है और उसे वन्य जीव अभ्यारण्य से अब बाघ रिजर्व घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, देश में बाघों की जो जनगणना है वो 2023 का आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और 2023 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है। कुल बाघ कितने हैं? 3168 है और यही संख्या वर्ष 2000 में महज 1411 थी। 1411 से बढ़कर संख्या कितनी हो गई है? 3167। बाघ संरक्षण के कारण, तो बाघों को संरक्षण देने की वजह से ही बंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया है महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे बाघ रिजर्व घोषित कर दिया जाए। अब देखिए, हाल ही में ट्विटर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इसका जो लोगो है उसे चेंज कर दिया गया है, उसे बदल दिया गया है। ट्विटर को कुछ दिन पहले ही एलोन मस्क ने चेंज कर लिया था, खरीद लिया था एलोन मस्क ने। एलोन मस्क की दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके ये खुद सीईओ भी हैं, टेस्ला और दूसरी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कि अंतरिक्ष में रिकवरेबल रॉकेट बनाने में सक्षम हुई है, मतलब ऐसे रॉकेट जिनका इस्तेमाल बार बार किया जा सके। इस स्पेस एक्स के एक्स से प्रभावित होकर ही इन्होंने इसका जो लोगो था, एक चिड़िया थी इसे लैरी बोला जाता है, उससे बदलकर इसे कर दिया गया है। स्पेस एक्स के एक्स से प्रभावित है। अब ट्विटर का जो नया लोगो है वो लैरी नामक चिड़िया नहीं होगी, बल्कि होगी एक्स। उसका लोगो होगा एक्स। अभी इससे पहले जब इन्होंने परचेज किया था तब इसके जो सीईओ हैं ट्विटर के वो भारतीय थे, पराग अग्रवाल। एलोन मस्क ने इसे परचेज करने के बाद में चेंज किया, जैसे ब्लू टिक आता था वो पेड कर दिया गया, पेमेंट करेंगे तो ब्लू टिक आएगा। साथ ही इन्होंने जो सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको बदलकर नया सीईओ बना दिया गया है लिंडा याकारिनो को। लिंडा याकारिनो को एलोन मस्क है वो ट्विटर के ऑनर हैं, तो बाकी दो कंपनियों के सीईओ भी हैं।
सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका सीईओ मतलब मालिक जो ऑनर है वो एलन मस्क है, और इसके जो सीईओ हैं वो लिंडा याकारिनो है। इससे पहले इसके सीईओ पराग अग्रवाल थे, भारतीय थे। ट्विटर ने उसका जो लोगो था पहले लैरी नामक चिड़िया, उसे बदलकर कर दिया है एक्स। एक्स है जो स्पेस एक्स के एक्स से प्रभावित है। फिर आगे देखते हैं। अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है जो वनडे विश्व कप होने वाला है 2023। जो वनडे विश्व कप है ये भारत में होगा, और ये भारत में कहाँ होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका उद्घाटन होगा और यहीं इसका समापन होगा, मतलब इसका उद्घाटन भी इसी में रहेगा और इसका समापन भी इसी में रहेगा। और ये स्टेडियम छायाचित्र तस्वीर बगल में दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? अहमदाबाद में है। यहीं पर विश्व कप 2023 का उद्घाटन होगा और यहीं पर इसका समापन होगा। ये हाल ही में चर्चाएं थी कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो अहमदाबाद में होगा उसके लिए होटलों में जब बुकिंग नहीं मिल रही है तो लोग हॉस्पिटल बुक कर रहे हैं कि बेड में लेटकर हॉस्पिटल में रात को रुक सकें और बाकी मैच देख सकें। अब देखिए फाइनल मैच जो इसका होगा, इसका जो उद्घाटन होगा वो 5 अक्टूबर को होगा और अंतिम मैच जो होगा 16 नवंबर को होगा। यानी कब से कब तक ये मैच चलेगा? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक वर्ल्ड कप चलेगा। और खास बात यह है कि पहली बार इसका पूरा आयोजन भारत ही करा रहा है। इससे पहले पार्शली इनॉग्रेशन भारत में होता था या आयोजन भारत में होता था, बाकी दूसरी जगह होता था। भारत इसका आयोजन पूरी तरह भारत में ही होगा। इसका उद्घाटन और समापन कहाँ होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा, जहां पर ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेंगे। हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विश्व कप 2023 जो कि वनडे का होगा। अभी देखिए चर्चाओं में काफी दिनों से बना हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद है कहां पर? ये वाराणसी में स्थित है और इसे औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था है। औरंगजेब द्वारा इसको बनाया गया था 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। पर इस बात की बहस चल रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर है उस जगह पहले कोई मंदिर था, और उसी मंदिर की जांच पड़ताल के लिए कि क्या उसके पुरातत्व अवशेष क्या बताते हैं, क्या उसके ऊपर मंदिर, नीचे मंदिर था और मंदिर के ऊपर यह मस्जिद बनाई गई है, इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे कर रहा है। और फ्यूचर में जैसी भी रिपोर्ट आती है क्लियर होगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उसे औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1669 ईस्वी में बनवाया गया था। अब देखिए एक सज्जन है वांगी, इनको हाल ही में चीन का विदेश मंत्री बनाया गया है। कुछ दिन पहले वहां किन गैंग नामक व्यक्ति को विदेश मंत्री बनाया गया था शी जिनपिंग सरकार द्वारा। शी जिनपिंग क्या है? वहां पर राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग सरकार द्वारा किन गैंग को बनवाया गया था वहां का विदेश मंत्री, लेकिन ये लापता चल रहे हैं। लापता चल रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि एक देश का विदेश मंत्री ही गायब चल रहा है। किन गैंग क्या है? पूर्व विदेश मंत्री वहां के, चीन के।
और इनकी जगह अब किसको बना दिया गया है? वांग ही। वांग यी को विदेश मंत्री बना दिया गया है चीन का। किसके द्वारा? शी जिनपिंग सरकार के द्वारा। इससे पूर्व जो वहां के विदेश मंत्री थे किन गैंग, वो लापता चल रहे हैं, इसलिए उनका पद हटाकर किनको दे दिया गया है? वांग ही को दे दिया गया है। ये जो तीनों सेनाएं होती हैं, तीनों सेनाओं के जो प्रमुखों का जो पद होते हैं, ऑफिसर रैंक जो होता है, उस ऑफिसर रैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बारे में पढ़ा। देखिए, आर्मी में जब ऑफिसर रैंक की शुरुआत होती है तो उसका पहला पद होता है लेफ्टिनेंट। कौन सा पद होता है? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट से बनते हैं कैप्टन, कैप्टन से देन मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, कर्नल, कर्नल के बाद में ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के बाद में मेजर जनरल, और मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल। अब यहां गौर करने वाली चीज है, मेजर वर्ड अगर जनरल के साथ लगता है वो पद छोटा होता है बजाय लेफ्टिनेंट के, जनरल के। यहां देखिए, लेफ्टिनेंट पद छोटा है लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल पद बड़ा है। मेजर पद यहां बड़ा है लेफ्टिनेंट से, लेकिन मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल से छोटा है। ये आर्मी के पद हैं। पहले लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद में कैप्टन, कैप्टन के बाद में मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद जनरल। इसी के समान जो पद हैं वो अगर हम नौसेना में बात करें तो नौसेना में सब लेफ्टिनेंट पद होता है। तो सब लेफ्टिनेंट पद नौसेना का आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। यहां का लेफ्टिनेंट आर्मी के कैप्टन के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट के बाद में लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, कमांडर होता है, और उसके बाद होता है कैप्टन। अब ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नौसेना का जो कैप्टन होता है वो आर्मी के किस पद के बराबर होता है? तो आर्मी के कर्नल पद के बराबर होता है कैप्टन का पद, और आर्मी के कैप्टन का पद नौसेना के लेफ्टिनेंट के बराबर। यानी नौसेना का कैप्टन आर्मी के कर्नल के बराबर, और आर्मी का कैप्टन नौसेना के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। उसके बाद ब्रिगेडियर के समकक्ष पद होता है कोमोडोर, कोमोडोर के बाद रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, और उसके बाद आता है एडमिरल। इसी तरह से एयरफोर्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले पद होता है फ्लाइट ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर आता है स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर किसके बराबर पद होता है? मेजर के बराबर, मेजर साहब, मेजर के बराबर पद होता है। जिन्हें वीर जारा मूवी देखी होगी, तो वीर जारा मूवी में जो व्यक्ति थे वो स्क्वाड्रन लीडर ही थे, जो शाहरुख खान एक्टिंग करते हैं। जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, वो भी स्क्वाड्रन लीडर पद पर ही थे। उसके बाद आता है विंग कमांडर, विंग कमांडर के बाद में आता है ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन के बाद में एयर कोमोडोर, उसके बाद में एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ये तीन सेनाओं के पद हैं। इनमें समकक्ष पद पूछने की सबसे अधिक संभावना होती है कैप्टन और कर्नल की, और दूसरा लेफ्टिनेंट और कैप्टन की।